हेलो एंड नमस्कार और आदाब तमाम मेरे दोस्तों के लिए आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल पे, जैसा कि वादा था। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के एक अहम हिस्से के बारे में, और ये है शाबला। शाबला मतलब ग्रहों की ताकत जो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे बेस्ड है, जो ग्रह की ओवरऑल ताकत पे असर डालते हैं। ये जरूरी है और ये बताएगा कि ग्रह ओवरऑल कितना मजबूत है उसके दृग्बला, नैसर्गिक बला, स्थान बला और बाकी चीजों के लिहाज से। अब मिसाल के तौर पे नैसर्गिक बला ग्रह की नेचुरल ताकत है, या कि ग्रह कितना मजबूत है उसके रोशनी की बिना पे। सूरज, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे ज्यादा रोशनी वाला ग्रह है और दूसरे ग्रह असल में सूरज की रोशनी या एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जाहिर है कि सूरज वो ग्रह होगा जिसके पास नेचुरल ताकत या रोशनी की ताकत होगी। तो 5 और तरह की ताकतें भी होती हैं जो हर ग्रह को मिलती है, और इस बिना पे के ग्रह ओवरऑल कैसे प्लेस्ड है, इन 6 ताकतों की बिना पे जो उसको मिलती है उसकी ओवरऑल ताकत तय होगी। ये एस्ट्रोलॉजी के अहम हिस्से हैं क्योंकि शाबला स्ट्रेंथ की बिना पे ग्रह शुभ या अशुभ रिजल्ट्स भी देते हैं। मगर ये जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग शाबला स्कोर वाला ग्रह सिर्फ शुभ रिजल्ट्स ही देगा। एक दुश्मन ग्रह जो ताकतवर है वो आपको चुनौतियां और मुश्किलें देगा, और असल में उस दुश्मन ग्रह से ज्यादा ताकतवर चुनौतियां देगा जिसके शाबला स्कोर कम है। दूसरी तरफ अगर किसी ग्रह के शाबला स्कोर बहुत ज्यादा है और वो आपके लिए बेनिफिक ग्रह है या योग कारक है अपनी कुंडली में, तो जाहिर है कि वो ज्यादा शुभ रिजल्ट्स देगा। वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देगा और कम अशुभ रिजल्ट्स देगा। तो याद रखिए कि ज्यादा शाबला स्कोर बेनिफिक ग्रहों के लिए बेहतर है उनके असर के लिहाज से। तो एक तरह से देखा जाए तो शाबला स्कोर या शाबला स्ट्रेंथ ग्रह की कुंडली पे असर डालने की क्षमता को बढ़ाएगी, और ग्रह जितना ताकतवर होगा उतना ही ज्यादा ताकतवर असर डालेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो शाबला स्ट्रेंथ के बारे में एक अहम बात और उसको ध्यान में रखते हुए ये है कि शाबला अहम योग या दोषों को नहीं देखता। मान लीजिए एक कमजोर गुरु और एक कमजोर चांद जो एक दूसरे से बहुत दूर है और किसी योग में नहीं है, वो इतने ताकतवर नहीं होते। मगर अगर उतने ही अंशों के साथ गुरु और चांद आपस में मिल जाएं, तो गजकेसरी योग में होने की वजह से वो बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। और यानी कि ग्रहों की योग की ताकत या दोषों की क्षमता को शाबला स्कोर में शामिल नहीं किया जाता, और इसलिए ये कहना गलत होगा कि शाबला स्कोर एस्ट्रोलॉजी के सबसे अहम हिस्से है। रिजल्ट्स का अंदाजा लगाने के लिए उनको ज्यादा एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, और इस बात को सही साबित करने के लिए कि ज्योतिषी लग्न चार्ट का जो विश्लेषण कर रहा है वो कितना सही है, बजाय इसके कि सिर्फ गणित के उन अंकों पे निर्भर रहा जाए जो शाबला के हैं। एस्ट्रोलॉजी की बिना है, जैसा कि कई ऋषियों ने कहा है, ऋषियों के अंतर्ज्ञान पे, ना कि सिर्फ अंकों पे। तो कई सारे फैक्टर्स मिलके किसी विश्लेषण और भविष्यवाणी को जन्म देते हैं, ना कि सिर्फ ग्रह के अंकों की ताकत। तो ये याद रखते हुए कि शाबला स्कोर उतने ही अहम है और इनको ज्यादा एक गाइड की तरह और पुष्टि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हीं के आधार पे कोई विश्लेषण या भविष्यवाणी करनी चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुख्तलिफ ताकतें या शाबला स्ट्रेंथ क्या है, और वो 6 चीजें क्या हैं जिनको जोड़ के शाबला स्कोर हर ग्रह को देता है। शाबला के फैक्टर्स ये हैं: ग्रह की पोजीशनल ताकत, जिसको स्थान बला भी कहते हैं। ग्रह की डायरेक्शनल ताकत, जो दिग्बला है। ग्रह की टेम्पोरल ताकत, जिसको काल बला भी कहते हैं। इमोशनल ताकत, जिसको चेष्टा बला कहते हैं। नेचुरल ताकत, नैसर्गिक बला, और आस्पेक्चुअल ताकत, जिसको दृग बला कहते हैं। अब पोजीशनल ताकत या स्थान बला इस बिना पे होती है कि ग्रह कहाँ पे प्लेस्ड है, यानी कि क्या वो किसी दुश्मन राशि में है या दोस्त राशि में, या अपनी ही राशि में, या अपनी ऊंची राशि में, या अपनी नीच राशि में। जो ग्रह ऊंची राशि का होता है उसको 60 पॉइंट्स मिलते हैं और वो बहुत ही ताकतवर माना जाता है, और जितना वो अपने ऊंची राशि वाले पॉइंट से दूर होता है उतने ही उसके पॉइंट्स 60 में से कम होते जाते हैं। तो हर 3 डिग्री के फासले पे अपने ऊंची राशि वाले पॉइंट से ग्रह का 1 पॉइंट कम हो जाता है।
और यानी कि ग्रह की कुल ताकत जो पोजीशनल ताकत की बिना पे है, वो इस बात पे है कि वो अपने ऊंची राशि वाले पॉइंट से कितना दूर है और क्या वो अपने नीच राशि वाले पॉइंट के करीब है या नहीं, क्योंकि ग्रह का ऊंची राशि वाला पॉइंट उसकी नीच राशि या नीच राशि वाले डिग्री से बिल्कुल उल्टा होता है। अब इसकी पोजीशनल ताकत के हिस्से के तौर पे कुछ और चीजें भी हैं जो पोजीशनल ताकत में योगदान देती है। ये है उच्च बला जो ऊंची राशि की ताकत है, सप्तवर्गज बला जो विभिन्न वर्गों में ताकत है, ओजयुग्म राशियंश बला या विषम और सम राशियों की ताकत, केंद्र बला या कोणों की ताकत, और द्रेकान बला या द्रेकान की ताकत जो इस बिना पे है कि ग्रह राशि के कितने अंशों में प्लेस्ड है। विभिन्न वर्गों की ताकत के तौर पे अगर ग्रह अपनी ही राशि में हो तो 30 पॉइंट्स मिलते हैं, किसी बहुत अच्छे दोस्त की राशि में हो तो 22.5 पॉइंट्स, किसी दोस्त की राशि में हो तो 15 पॉइंट्स, किसी न्यूट्रल राशि में हो तो 7.5 पॉइंट्स, किसी दुश्मन राशि में हो तो 3.75 पॉइंट्स, और किसी बहुत बड़े दुश्मन की राशि में हो तो 1.87 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस बिना पे के वो कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है, अगर वो किसी दोस्त की राशि में प्लेस्ड है तो उसको बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, क्योंकि वो पहले से ही दोस्त है और अब वो अपने दोस्त की राशि के करीब प्लेस्ड है, तो वो बहुत अच्छे दोस्त की राशि में है। तो ये चीजें भी तब ध्यान में आती हैं जब आप ग्रह की विभिन्न वर्गों की ताकत देखते हैं। फिर अगली है कोणों की ताकत। इस बिना पे के वो कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है कि क्या वो केंद्र घरों में प्लेस्ड है, उसी हिसाब से उसको ताकत के पॉइंट्स मिलते हैं। तो मिसाल के तौर पे केंद्र घरों में उसको 60 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो उन घरों में हो जो केंद्र से अगले हैं, यानी कि दूसरा, 5वां, 8वां या 11वां घर, जिनको पंफ घर कहते हैं, तो उनको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। और तीसरे, छठे, 9वें या 12वें घरों में 15 पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको आपोलिम घर भी कहते हैं। अब नैसर्गिक बला क्या है ग्रह की? जैसा कि मैंने पहले कहा, नैसर्गिक बला ग्रह की रोशनी की बिना पे है। इसलिए सूरज जो ग्रह है या खगोलीय पिंड है जिसकी रोशनी सबसे ज्यादा है, उसको 60 पॉइंट्स मिलते हैं, जबकि शनि जो सूरज से सबसे दूर है उसको 9 पॉइंट्स मिलते हैं। तो बीच वाले ग्रहों को उसी हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं और सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की उनकी क्षमता के हिसाब से भी। इसलिए गुरु जो शनि से पहले है मगर सूरज से दूर है, उसको फिर भी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि उसका आकार बड़ा है। सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की उसकी क्षमता अभी भी ज्यादा है। अब दिशा की ताकत या दिग्बला इस बिना पे है कि ग्रह कुंडली के किस घर में प्लेस्ड है। मान लीजिए गुरु और बुध को सबसे ज्यादा ताकत लग्न में या पूर्व दिशा में मिलती है। सूरज और मंगल को सबसे ज्यादा ताकत 10वें घर में या दक्षिण दिशा में मिलती है। शुक्र और चांद को सबसे ज्यादा ताकत उत्तर दिशा में या चौथे घर में मिलती है। और शनि को सबसे ज्यादा ताकत पश्चिम दिशा में या 7वें घर में मिलती है। और उसी हिसाब से ग्रह को पॉइंट्स भी मिलते हैं कुंडली में वो किस घर में प्लेस्ड है इस बिना पे। अब वक्त की ताकत या काल बला इस बिना पे है कि आप किस साल, किस महीने, किस तारीख और किस वक्त पैदा हुए हैं। अब हर साल उस महीने, उस तारीख को, हफ्ते के उस दिन को कुछ खास पॉइंट्स मिलते हैं। मैं यहाँ पे बहुत पेचीदा बातों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि शाबला निकालने का ये तरीका बहुत पेचीदा है और आजकल कंप्यूटर इतने ताकतवर हैं कि वो इन सब चीजों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसलिए शाबला स्कोर को एक ओवरऑल स्कोर की तरह लिया जाता है। और कुछ ज्योतिषी शाबला स्कोर के अलावा भी मुख्तलिफ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। तो कंप्यूटर इतना अच्छा है कि वो आपको कुल मिला के शाबला स्कोर दे सकता है। तो काल बला को ध्यान में रखते हुए जो वक्त की ताकत है इस बिना पे के साल का देवता कौन है, महीने का देवता कौन है, दिन का देवता कौन है, उसी हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं और ग्रह की ताकत इन चीजों से मिलके बनती है। अब चेष्टा बला ग्रह की इमोशनल ताकत है। इमोशनल ताकत सूरज से उसके फासले पे बेस्ड है। जो ग्रह सूरज के सबसे करीब होता है वो जल जाता है और नहीं दिखता, उसकी किरणें हम तक नहीं पहुंचती और इसलिए उसको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। मगर
जो ग्रह अपनी चाल में सूरज से सबसे दूर होता है उसको सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो चेष्टा बला उस ग्रह को ज्यादा मिलती है जो सूरज से सबसे दूर है और सबसे कम मिलती है जो सूरज के सबसे करीब है। अब दृग बला या आस्पेक्चुअल ताकत ये है कि ग्रह एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं और कितने अंशों में देख रहे हैं। जो ग्रह एक दूसरे को बिल्कुल सामने से देख रहे हैं उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। जो ग्रह एक दूसरे को कोणीय अंशों से देख रहे हैं उनको भी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। जो ग्रह एक दूसरे को चौथाई या आधे आस्पेक्ट से देख रहे हैं उनको कम पॉइंट्स मिलते हैं जब आप आस्पेक्चुअल ताकत या दृग बला को देखते हैं। तो शाबला के कुल स्कोर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए जब आप कोई विश्लेषण कर रहे हैं और आप कोई भविष्यवाणी बता रहे हैं या दे रहे हैं। मगर सबसे जरूरी बात जब आप शाबला स्कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये भी है कि देखें कि ग्रह किन योगों या दोषों में है और ग्रह एक दूसरे पे कैसे मालिफिक या बेनिफिक एस्पेक्ट्स डाल रहे हैं जो शाबला स्कोर में नहीं दिखता। शाबला स्कोर ये बताएगा कि आस्पेक्ट कितने अंशों का है, मगर ये नहीं बताएगा कि वो आस्पेक्ट किसी बुरे ग्रह का है या अच्छे ग्रह का। तो जब आप शाबला स्कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोषों को जरूर ध्यान में रखिए कि आस्पेक्ट किसी बुरे ग्रह का है या अच्छे ग्रह का, और कि क्या बुरे ग्रह एक साथ प्लेस्ड हैं या अच्छे ग्रह एक साथ प्लेस्ड है। और तमाम फैक्टर्स को मिला के शाबला स्कोर का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसे अकेला या सबसे अहम फैक्टर मान लेना चाहिए, क्योंकि शाबला स्कोर सबसे अहम फैक्टर तो नहीं है मगर आपके विश्लेषण और आपकी भविष्यवाणियों में जरूर एक अहम योगदान देते हैं। तो दोस्तों, अपने शाबला स्कोर को देखिए अपनी कुंडली में जो ग्रह हैं उनके हिसाब से। ये भी देखिए कि क्या वो किसी दोष या किसी योग का हिस्सा है और उन पे कौन से बुरे और अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। और फिर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और इन सबको मिला के अपना विश्लेषण कीजिए और सिर्फ शाबला स्कोर या अष्टकवर्ग के पॉइंट्स को देख के कोई नतीजा मत निकाल लीजिए जो हमें अपने कैलकुलेशन से मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पे राब्ता कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैं कर सका तो जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो फिर किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। फिलहाल इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।